हेलो बेटे, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड ऑल्सो योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। कल जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा वो क्या पढ़ा था? साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है? मैग्नेटिक फील्ड देखा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जाना, फिर कोई सोर्स, कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो कैसे बिहेव करता है, मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है, उनके कंबाइंड इफेक्ट में कैसे बिहेव करता है, ये सब कुछ हमने देख लिया है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बायोट-स्वार्ट्ज लॉ। बायोट-स्वार्ट्ज लॉ। अब ये लॉ किस लिए आया? अब अगर हमारे पास कहीं पर भी कोई भी फोर्स था, हमने देखा कि कोई चार्ज पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उस टाइम पर हमने देख लिया कि उसकी वजह से फोर्स लगेगा। ये चीज तो हमने देखी थी। अब हम क्या देखना चाहते हैं? अब हम ये देखना चाहते हैं कि उस वजह से, किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, हमने क्या देखा था? हमने ग्रेविटेशनल फील्ड देखा है। किसकी वजह से? उसके सोर्स की वजह से। पहले देख चुके हैं ना हम। ग्रेविटेशनल फील्ड मास की वजह से, सोर्स की वजह से, किसी भी मास के अराउंड कितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। इसी के साथ हमने क्या देखा था? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा उस टाइम पे क्या देखा था कि जो कोई भी चार्ज है, चार्ज एट रेस्ट, उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। और अब जो हम देखना चाहते हैं वो क्या देखना चाहते हैं कि जो हमारा करंट एलिमेंट है, मतलब जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो मूविंग चार्ज है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो ये सबसे पहले किसने दिया था? बायोट-स्वार्ट्ज ने। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इन्होंने ये इस चीज से इंस्पायर्ड थे। किससे इंस्पायर्ड थे? ग्रेविटेशनल लॉ से और इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ से। ये मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ से इंस्पायर्ड थे। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ला दिया था, वो कूलॉम ने दिया था। वो ग्रेविटेशनल फील्ड से इंस्पायर थे कि अगर सोर्स है, उसकी वजह से हमारे पास ये क्या है? मास है, और इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड देखते हैं तो वो क्या होता है? इस तरह से प्रोपोर्शनल होता है। तो कूलॉम ने अपना लॉ क्या दिया कि इसी तरह से यहाँ पर कोई चार्ज है, इससे इतनी दूरी पर, आर दूरी पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो भी किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? आर स्क्वायर के। तो ये दोनों लॉ तो वेरीफाई हो गए। अब इन्हीं से इंस्पायर होकर बायोट-स्वार्ट्ज ने क्या किया? उन्होंने सोचा कि यहाँ पर कोई मूविंग चार्ज है, तो इसकी वजह से इतने डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए बी, वो भी किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? आर स्क्वायर के। मतलब वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करना चाहिए। बट अब यहाँ पर क्या था? कुछ हद तक तो लॉ वेरीफाई हुआ, उन्होंने कुछ हद तक तो चीजें करके देखी। तो इस तरह से उन्होंने चीजों को स्टार्ट किया। जब थिंकिंग उनकी आई, वो यहाँ से थिंकिंग आई कि ये ऐसे ऐसे लॉ है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो उन्होंने इसी तरह से क्या किया? स्टार्ट किया। अब वहां पर इन दोनों, इस लॉ में तो क्या था? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इस लॉ में चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यहाँ पर क्या है? मूविंग चार्ज है। और मूविंग चार्ज है, उसके लिए तो हमें क्या चाहिए? लेंथ चाहिए, कोई ना कोई लेंथ चाहिए, तभी मूव करेगा चार्ज। तो वहां पर इन्होंने क्या लिया? करंट लिया। ठीक है, करंट। अब मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होता है? करंट की वजह से, क्योंकि जहां पर मूविंग चार्ज होगा वहां पर करंट होगा। अब मूविंग चार्ज की वजह से लिया इन्होंने, करंट लिया। अब करंट की जो लेंथ होती थी वो तो बहुत बड़ी होती थी, होती है ना। कंडक्टर की लेंथ तो बहुत हो सकती है। मान लो ये मेरे पास कंडक्टर है, तो इसकी तो इतनी लेंथ हो गई। और ये दोनों जो थे, इसमें ये जो मासेस थे, इनको हम पॉइंट मास मान सकते थे इसको, और इसको पॉइंट चार्ज भी मान सकते थे। मतलब ये यूनिक था, कहीं पर भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। इसमें क्या है? जो चार्ज है वो शायद एक पॉइंट पर यहाँ हो, फिर यहाँ पहुंच जाए, फिर यहाँ पहुंच जाए। तो इसमें क्या है? एक लेंथ को, पूरी लेंथ को कंसीडर कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट दी उसमें क्या बताया कि जो डीबी है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, उन्होंने क्या कहा कि हम एक स्मॉल एरिया के लिए, एक स्मॉल चीज के लिए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। और स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? स्मॉल करंट एलिमेंट के। किसके प्रोपोर्शनल होगा? स्मॉल करंट एलिमेंट के ये
प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब स्मॉल करंट एलिमेंट के प्रोपोर्शनल होगा मतलब क्या है, उन्होंने ये कैसे दिया था, पहले कैसे दिया था उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि डीबी प्रोपोर्शनल होगा आई के, कि ये जो कंडक्टर है इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि जब बहुत बड़ी लेंथ हो जाएगी उस टाइम पर तो डिस्ट्रीब्यूशन इजीली अच्छे से नहीं हो पाएगा और उस टाइम पर हम मैग्नेटिक फील्ड को भी अच्छे से नहीं देख सकते हैं, तो ला वेरीफाई नहीं होगा। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो स्मॉल करंट है ये कुछ इस चार्ज के और कुछ इस मास के इक्विवेलेंट होना चाहिए, है ना, मतलब कुछ एक तो ये कुछ इस चार्ज के इक्विवेलेंट हो, कुछ एक इस मास के, मतलब क्या है, बहुत ही छोटा, बहुत ही ज्यादा छोटा। ठीक है, लेंथ नहीं होनी चाहिए उसकी। अब बहुत ही छोटा क्या, क्या हम इस लेंथ को बहुत ही छोटे में जीरो ले सकते हैं, इक्वल टू जीरो ले सकते हैं, नहीं। तो उसने क्या कहा कि ये नियरली अबाउट जीरो है बट जीरो नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये डीबी किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के भी प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप ज्यादा लेंथ लोगे, करंट के लिए ज्यादा लेंथ लोगे तो क्या होगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर कम लेंथ लोगे तो कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, उन्होंने ये दिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि ये जो दोनों है कंबाइन होकर ये क्या बना देते हैं, करंट एलिमेंट बना देते हैं। क्या बनाते हैं ये, करंट एलिमेंट, जिसमें ये क्या शो करता है, वेक्टर को, मतलब करंट की डायरेक्शन को भी शो करता है। जो हमने ये एलिमेंट माना है ना स्मॉल, ये क्या दिखाता है, वेक्टर की डायरेक्शन, मींस डायरेक्शन को शो करेगा, इसीलिए ये जो करंट एलिमेंट है ये क्या बन जाती है, एक वेक्टर क्वांटिटी। और जो अकेला करंट होता है वो क्या होता है, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है आई डी एल, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये क्या होती है, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो जितना हमने लिया है, जितना भी पोर्शन, उस पोर्शन में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन को ये करंट एलिमेंट वेक्टर शो करेगा। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा कि ऐसा हो सकता है कि जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं वो यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, तो ये पॉइंट तो क्या करेगा, इस करंट एलिमेंट से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, इसका अलग एंगल है, इस वाले का अलग एंगल है, अगर यहाँ पर होता तो इसका ये अलग एंगल होता। तो मतलब उन्होंने क्या देखा फिर कि जैसे जैसे आप एंगल को वेरी कर रहे हो उस चीज पर भी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की डिपेंडेंसी किस पर है, साइन ऑफ थीटा पर। ठीक है, किस पर डिपेंड कर रहा है, साइन ऑफ थीटा पर, मतलब एंगल की वेरिएशन किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, साइन थीटा पर। फिर उन्होंने और क्या बताया कि और ये किसके प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर, 1/r² के ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये चीज तो उन्होंने इन दोनों लॉ से मिला दी, बट ऊपर वाली जो चीजें थी उसमें एक में क्या था, ई वाले में Q/r², इस तरह से था, दूसरे में जी वाले में M/r²। तो ऊपर वाली चीजें इससे नहीं मैच हुई, क्यों नहीं मैच हुई, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डिपेंडेंसी थी वो थीटा पर भी थी। ठीक है, और जो करंट है वो किसी एक चार्ज के अंदर से ही फ्लो नहीं कर सकता है, चार्ज फ्लो करते हैं तब करंट आता है, तो लेंथ होनी चाहिए, इसीलिए ये इसके भी प्रोपोर्शनल है। अब अगर हम इन सारी चीजों को कंबाइन करें तो हमारे पास क्या बनेगा, तो कर दो कंबाइन, तो किसके बराबर आ जाएगा, डीबी बराबर नहीं आएगा, प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये इन सभी के प्रोपोर्शनल है, आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, ये इन सभी के क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल आ जाएगा, डीबी प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर के। अब जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो ये क्या होगा, कांस्टेंट आएगा, इसको मैंने मान लिया के डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस k की वैल्यू निकालने के लिए देखा गया कि जब जैसे ही आप करंट एलिमेंट और पॉइंट के बीच का, ये मान लिया मैंने करंट एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है, ये dl, ये करंट एलिमेंट है और ये पॉइंट है, पॉइंट P। ठीक है, इनके बीच की सेपरेशन है r और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I। तो अगर जैसे ही आप dl IDL और P के बीच का मीडियम चेंज करते हो तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है। तो वहां से
वो सारी चीजें कंसिडर करके क्या बताया गया कि इस के की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, के किसके बराबर है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के बराबर है हमारे पास के। ठीक है, अब ये म्यू नॉट क्या है यहाँ पर, म्यू नॉट एक मीडियम की प्रॉपर्टी है, हम आगे पढ़ेंगे, और इसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी। ठीक है, परमिएबिलिटी कहते हैं इसको हम, ये मीडियम की परमिएबिलिटी होती है, मीडियम की प्रॉपर्टी है। और ये के की वैल्यू एसआई सिस्टम में तो ये आई, और सीजीएस सिस्टम में कितनी आई, 1। ठीक है, एसआई सिस्टम में के बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और सीजीएस सिस्टम में क्या बना हमारे पास, सीजीएस सिस्टम में के बराबर 1। ठीक है, अब जो म्यू नॉट है वो क्या है, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है आपके पास बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है इसका नाम, यहाँ पर लिख लेना हम से एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ऊपर की तरफ लिखो फिर तुम नीचे लिखोगे, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, और इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर, डब्ल्यू बी क्या है, वेबर, वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, वेबर भी किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड की। अगर आप इसको टेस्ला की फॉर्म में लिखना चाहो तो वो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर। क्यों, क्योंकि जो 1 टेस्ला होता है वो किसके बराबर होता है, 1 वेबर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर कहीं पर आपके पास 1 वेबर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो, 1 टेस्ला लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की ही दोनों यूनिट्स हैं आप लोगों के पास, मीटर इनवर्स स्क्वायर बेटा, इनवर्स। ठीक है, ये होता है 1 टेस्ला, अगर कभी आपसे पूछ भी ले तो क्वेश्चन में 1 टेस्ला इक्वल्स टू 1 वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर, ये होती है म्यू नॉट की दो वैल्यूज होती क्या है, ये एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, नोट लगा देते हैं नीचे, तभी क्या हो जाती है, ऑफ फ्री स्पेस। मीडियम के लिए हम सिर्फ म्यू लिखते हैं, तो ये क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब ये वैल्यूज आ गए हमारे पास के की, इसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर हम इनको इसमें फॉर्मूले में पुट कर दें तो क्या बन जाएगी, एसआई सिस्टम के लिए तो डीबी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और सीजीएस सिस्टम के लिए क्या बन जाएगी, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों के लिए ये हो जाएगी, सीजीएस सिस्टम के लिए डीबी है, ये एसआई सिस्टम में है और ये किस में है, सीजीएस सिस्टम में। डीबी की ये दोनों आपके पास वैल्यूज हैं। ओके, अब अगर हम बात कर ले, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसकी डायरेक्शन की बात भी करेंगे और इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे। क्या यहाँ पर कहीं आपको वेक्टर फॉर्म में लिखी हुई दिखाई दे रही है ये, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में डायरेक्शन को ऐड करो, और डायरेक्शन किससे गिवन होती है भाई, बोलो, यूनिट वेक्टर से। ठीक है, जो भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जो भी चीज है उसके साथ आप क्या कर दो, यूनिट वेक्टर ऐड कर दो, तो वो क्या दे देता है आपको, डायरेक्शन दे देता है। ये मैंने यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगा दिया। नाउ इट इज मैग्नेटिक फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यूनिट वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, वेक्टर अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड मतलब आर, तो ये आर स्क्वायर ये था, एक आर ये आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे हम, आर की क्यूब हो जाएगा, ये इस तरह से लिख देंगे। आप देखो डीएल है, आर है, साइन थीटा है, ये क्या बनता है, डीएल क्रॉस आर, तो ये क्या बन जाएगा, आई डीएल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब, तो ये हमारे पास हो जाएगी डीबी की वेक्टर फॉर्म। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म। अगर आपको कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो ड्यू टू लेंथ,
एलिमेंट एल, ठीक है, आपके पास लेंथ एलिमेंट एल हो और आपको कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी वजह से, तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी इसकी वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म, दोनों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब बात आती है कि इसकी डायरेक्शन अगर हम देखना चाहें तो देखेंगे कैसे। तो देखो भाई क्या है हमारे पास, डीएल क्रॉस आर मतलब वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है। वेक्टर प्रोडक्ट में हमारे पास राइट हैंड स्क्रू रूल या फिर आप उसको राइट हैंड थंब रूल, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हो ना, राइट हैंड स्क्रू रूल ऐसे बोल सकते हो। तो आपको क्या करना है, डीएल से आर की तरफ आना है, ये डीएल है, आर इधर है, तो मेरा थंब किधर पॉइंट कर रहा है, इनसाइड द बोर्ड। तो ये यहां पे क्या लिखोगे, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है, डायरेक्शन कौन देगा, राइट हैंड स्क्रू रूल आपको डायरेक्शन देता है। और वहां पर क्या होगा कि देखो आपको डीएल क्रॉस आर है, मतलब डीएल से आर की तरफ आना है, और आपका थंब होना चाहिए, राइट हैंड होना चाहिए। थंब आपको फिर किस पॉइंट, किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, जिस डायरेक्शन में डीएल क्रॉस आर है। तो ये देखो डीएल क्रॉस आर, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है, डीएल और आर दोनों की ही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक और रूल होता है, अगर आप लोगों ने देखा हो, उसको हम बोलते हैं पाम रूल, ठीक है, सुना तो नहीं होगा है ना, नाम तो नहीं सुना होगा तुमने पाम रूल। पाम रूल में क्या होता है कि अगर आपका थंब जो है, थंब वो किसकी डायरेक्शन में पॉइंट करे, आई डी एल, और आपकी जो पाम है वो किसमें आप लगा दो, उसको किसमें पॉइंट करवा दो, आर की डायरेक्शन में, तो आपकी पाम के परपेंडिकुलर, पाम के परपेंडिकुलर उसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो देखो ये क्या है, ये मेरा थंब है, मैंने इसको डीएल की डायरेक्शन में रख दिया, और ये मेरी पाम, तो अब ये बन गया आइडियल इस तरह से, ये इनके बीच में क्या है, एंगल है, ठीक है। अब आपकी पाम के परपेंडिकुलर फेसिंग द पाम, तो इस वाली साइड फेस होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, ऐसे, एक तो ऐसे बन सकता है बाहर की साइड, आउट ऑफ द पाम नहीं, इनर साइड ऑफ द पाम। तो ये देखो यहाँ पर ये इस तरह से है, ये ऐसे है, तो क्या होगा, जब मैं इसके अंदर की साइड परपेंडिकुलर करूंगी तो ये ऐसे बनेगा कुछ, ठीक है, ऐसे। तो मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनसाइड द बोर्ड। और अगर फिर भी ना याद रहे तो आप लोग सिंपली याद रखो कि अगर ये जो पॉइंट है ये करंट एलिमेंट की लेफ्ट साइड में है तो किस तरफ आएगी डायरेक्शन, आउटवर्ड, अगर लेफ्ट में है तो डायरेक्शन आती है आउटवर्ड, और अगर राइट में है तो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनवर्ड। इससे बेस्ट ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी याद करने की, ठीक है, लेफ्ट में है तो आउटवर्ड और राइट में है तो इनवर्ड। ओके, यहां तक क्लियर हो गया है, डायरेक्शन का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। अब अगर हम बात करें करंट डेंसिटी की, तो हम करंट डेंसिटी को कैसे लिखते हैं भाई, J इक्वल्स टू आई अपॉन में ए, कि कितने एरिया में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो क्या होती है हमारे पास, करंट डेंसिटी। और अगर आपसे ये फॉर्मूला करंट डेंसिटी के फॉर्म में पूछ ले तो आप क्या करेंगे, तो हम इसको करंट डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। अब हमारे पास इस फॉर्मूले में ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन आईडीएल है। अब जब आईडीएल हमारे पास है, यहां पर भी मैं आईडीएल बना दूं, तो डीएल से ऊपर मल्टीप्लाई, डीएल से नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये एडीएल मतलब स्मॉल वॉल्यूम, क्या आ जाएगा, आईडीएल अपॉन डीवी। आईडीएल की जगह मैं क्या रख दूं, जे डी वी, यहां पर रख दो आईडीएल की जगह। अब वॉल्यूम तो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां पर बी वेक्टर फॉर्म है ना, स्केलर फॉर्म में लिख लेते हैं अब हम इसको, अदरवाइज वेक्टर में रखना चाहो तो वेक्टर में रख सकते हो। क्या आ जाएगा आपके पास, आईडीएल की जगह जे डी वी क्रॉस आर, ओके, ये बी है, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जे डीवी ओवर आर क्यू। अब डीवी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डीवी को बाहर रख लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जे क्रॉस आर अपॉन आर क्यू और डीवी।
तो ये हो जाएगा करंट डेंसिटी की फॉर्म में आपका बायोट-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्म में रखना हो, एच की फॉर्म में, तो क्या होता है, एच की फॉर्म में अगर आप लोगों को रखना है तो एच क्या होता है आप लोगों के पास, बी ओवर म्यू नोट, ये एक रिलेशन होता है। अभी जब हमारा नेक्स्ट आगे चैप्टर आएगा ना, अभी करेंगे हम, ठीक है, तो ये होता है आपके पास बी ओवर म्यू नोट। इसकी फॉर्म में अगर आपको फॉर्मूला रखना है तो बी की जगह एच की जगह बी अपॉन म्यू नोट, एच का फॉर्मूला अगर आपको निकालना है तो इसमें जहां पर भी बी है इसको किससे डिवाइड कर दो, म्यू नोट से, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई, और इसको हमने डिवाइड करना है म्यू नोट से, तो म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपके पास, आई डीएल क्रॉस आर अपॉन में आर की क्यूब। तो एच का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, 1 अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये हो गया आपके पास एच का रिलेशन, बी से आपने एच का रिलेशन निकाल दिया। अगर अब आपको वेलोसिटी और चार्ज की फॉर्म में रिलेशन निकालना हो तो वेलोसिटी और चार्ज की फॉर्म में जब रिलेशन निकालना है तो यहां से हमारे पास तो क्या है, आई है, और हमें क्या चाहिए, चार्ज। तो हमें पता है आई क्या होता है, क्यू अपॉन में टी होता है, क्यू अपॉन टी। अब यहां पर एल है और हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, और इधर आई डीएल की जगह हम पुट करेंगे उसको, तो डीएल से मल्टीप्लाई डीएल से डिवाइड, तो कर दो यहाँ पर। अब एक डीएल को इधर मल्टीप्लाई कर दो, आई डीएल, तो ये क्या बन गया, क्यू, क्यू को मैंने एज इट इज रख दिया, और डीएल अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बन गया, वेलोसिटी, तो ये क्या हो गया, क्यू वी। ठीक है, क्यू वी, ये डीएल वेक्टर है इसीलिए ये ऐसा बन गया, क्यू वी बन गया। अब आई डीएल की जगह क्या रख दो, क्यू वी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर अपॉन में आर की क्यूब। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि इसकी फॉर्म में निकालो या फिर एच निकालो, एच निकालो फ्रॉम बायोट-सावर्ट्स लॉ, तो आपको पहले पूरा बायोट-सावर्ट्स लॉ डिराइव करना है और उसके बाद आपको ये पुट कर देनी है। ये हमारा पहले की नॉलेज है ही कि करंट क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ये करंट डेंसिटी भी हमारा पीछे वाले चैप्टर से हमें पता है कि करंट डेंसिटी क्या होती है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। तो यहां से हम लोग इजीली कर सकते हैं। आप देखो भाई, नेक्स्ट अगर आपको ये पूछ ले कि कुछ फीचर्स बताने, कितना टाइम हो गया, अभी फीचर्स और देख लो। फीचर्स ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ, सम फीचर्स अगर हम बताना चाहें तो ये सबसे पहला क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ किस पर एप्लीकेबल होता है, सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अगर वहां पर जो कंप्लीट जो हमारा ये एलिमेंट है, जो भी कंडक्टर है, इसमें हर जगह पर करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। अगर डिफरेंट होगी तो हमारा बायोट-सावर्ट्स लॉ वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो एप्लीकेबल है इसमें हमने हर जगह डीएल लिया था, मिटा दिया यहाँ पर लिख लेती हूँ, इसको बी बना लेती हूँ, अब तो तुमने लिख लिया होगा बी। तो ये देखो, ये इसने क्या कहा कि हमारा जो बायोट-सावर्ट्स लॉ है उसमें हर जगह पर हमने डीएल लिया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल ओनली फॉर स्मॉल करंट एलिमेंट, एप्लीकेबल ओनली फॉर स्मॉल करंट एलिमेंट। ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट ये है हमारे पास कि अगर हम किसके प्रोपोर्शनल होता है, कूलम्ब्स लॉ का एनालोगस है ये। ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर, अगर हम इसकी स्केलर फॉर्म देखें तो वो क्या थी, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और लिख दो, वरना एक आध नाराज हुआ मिलेगा तुम में से, हैं। तो किसका एनालोगस है, कूलम्ब्स लॉ का एनालोगस है, एनालोगस टू कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
कूलम्ब्स लॉ का हमारे पास ये क्या है, एनालोगस है, क्योंकि ये भी किस एक तरह से तो क्या बन रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ही बन रहा है, ठीक है। और जो डायरेक्शन होती है डीबी की, इसमें डीबी इज परपेंडिकुलर टू बोथ किस किस के, डीएल के भी, आईडीएल लगा लो करंट एलिमेंट, और एंड आर दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। वेक्टर क्वांटिटी है भाई, ऑब्वियस सी बात है, तो दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। अभी हम सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज और देखेंगे इसमें, और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। अगर जो हमारा करंट एलिमेंट है, इफ थीटा बिकम्स जीरो, अगर थीटा जीरो हो जाता है या फिर 180 हो जाता है, तो b किसके बराबर आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों हो जाएगा b, क्योंकि साइन थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, साइन जीरो जीरो एंड साइन 180 जीरो। इसका मतलब क्या है, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द कंडक्टर, ठीक है, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, हो गए हैं सारे, मैक्सिमम और देख लेते हैं। मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा कितना हो जाए 1, और साइन थीटा 1 कब होता है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर। अब साइन थीटा 1 है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये कुछ यहाँ पर आएगा, तो मैक्सिमम कब होगा, डीबी विल बी मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा फॉर थीटा इक्वल्स टू 90, फॉर थीटा इक्वल्स टू 90, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, बी बराबर आईडीएल साइन थीटा, आईडीएल ओवर आर स्क्वायर, और ये म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। क्लियर हो गई है। अब देख लेते हैं हम सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और तुम्हारी लाइव क्लास भाई कल से बिल्कुल ही तुम्हारी लाइव क्लास ही चलेगी, ठीक है, तो उस चीज की तुम टेंशन मत लो, बहुत हो गया ना, तुम्हें बातें बातें करने को नहीं मिलती है। तो अब देखो कल से देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, या फिर कंपैरिजन लिख लो, दो वर्ड क्यों लिखने हैं, है ना, कंपैरिजन विद इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली थ्रू अ लिंक, लिंक के थ्रू ही लाइव मिलेगा भाई, वैसे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं मिलेगी, और ठीक है, तो आप लोग देख लेना। अगर मैं बाद में अपलोड करूंगी यूट्यूब पर, जरूरी नहीं है कि बाद में लेक्चर्स को फिर अपलोड करूं यूट्यूब पर, तो आप लोग जो टाइम आप लोगों को गिवन है उसी टाइम पर अपना प्रिपेयर रहना। नेक्स्ट देखो कंपैरिजन विद इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंपैरिजन करना है, सिमिलैरिटीज देखनी है, और क्या देखना है, डिससिमिलैरिटीज देखनी है। दोनों ही चीजें देखते हैं, तो पहले ही हम क्या देख लेते हैं, दोनों का सिमिलैरिटीज देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, दोनों ही क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, ठीक है, लॉन्ग रेंज फोर्सेस, मतलब काफी लंबी दूरी तक ये क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, तो ये क्या हो गया, लॉन्ग रेंज फोर्सेस। दोनों ही किस तरह से डिपेंडेंट हैं, इनवर्स पर डिपेंड करते हैं, इनवर्स ऑफ द डिस्टेंस पर, या फिर इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। दोनों ही लॉन्ग रेंज फोर्सेस हो गए, इनवर्स स्क्वायर लॉ को दोनों फॉलो करते हैं, और क्या करते हैं, जो दोनों किसको फॉलो करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को दोनों फॉलो करते हैं, ठीक है। दोनों ही क्या करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को दोनों फॉलो करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। मतलब अगर आप जैसे एक की वजह से फील्ड है तो वो होगा, दूसरी की वजह से फील्ड है, दो चार्जेस की वजह से फील्ड है, तो दोनों का कंबाइन इफेक्ट वहां पर महसूस किया जाएगा, ठीक है। इसमें जो सोर्स होता है वो क्या होता है, सोर्स आइडियल लीनियर सोर्स है,
और उसमें क्या सोर्स होता है, चार्ज होता है उसमें सोर्स, ठीक है, चार्ज क्यू, ये क्या है, पॉइंट सोर्स है। अब अगर हम डिसिमिलैरिटीज की बात करें तो इसमें जो होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो हमारे पास सोर्स है वो क्या है, IDL, मतलब स्मॉल लेंथ है, और उसके लिए क्या था, एक पॉइंट चार्ज हमारे पास क्या था, सोर्स था, ठीक है। तो एक डिसिमिलैरिटी हो गई, इस एक के लिए तो क्या है भाई, थोड़ी सी लेंथ होनी चाहिए उसमें, विदाउट लेंथ तो कहां से करंट फ्लो करेगा, करंट ही फ्लो नहीं करेगा, और करंट नहीं होगा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है वो थीटा पर वेरी नहीं करता, यहाँ पर मैग्नेटिक लिख ले और यहाँ पर इलेक्ट्रिक, इट डिपेंड्स ऑन थीटा, डिपेंड्स ऑन एंगल, एंगल पे डिपेंडेंट है बिटवीन आइडियल एंड आर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल, ये किसी भी एंगल पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, थीटा पर डिपेंड नहीं करता, चाहे क्यू और आर के बीच में कोई भी एंगल हो, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है, बट इसको फर्क पड़ता है, ओके। ये है ऐसा ढीठ बच्चा है जिसको आप कुछ भी कहे जाओ, इसको फर्क नहीं पड़ना है, और ये ऐसा बच्चा है जिसको अगर आप थोड़ा सा कह दोगे तो उसको बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है, मतलब इसके लिए डायमेंशन इधर से इधर हो जाए तो इसको फर्क पड़ता है, ठीक है। इसके लिए जो फ्री स्पेस की जो डिपेंडेंसी है उसके लिए क्या है, म्यू नोट, और इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, मतलब इसकी डिपेंडेंसी, जब आप एक स्पेस से दूसरे स्पेस में, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है मतलब करंट एलिमेंट है, और यहाँ पर क्या है, पॉइंट, तो आप इस पॉइंट पर जा रहे हो, इसका मीडियम है 1, ठीक है, 1 मीडियम में कुछ और है, अगर आपने मीडियम चेंज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ और हो जाएगा, फिर से मीडियम चेंज कर दिया तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की जो मीडियम की डिपेंडेंसी है वो किस फैक्टर द्वारा बताई जाती है, म्यू नोट, और उसका नाम क्या है, परमिएबिलिटी, इसमें क्या होती है वो, एप्सिलॉन नोट, और उसका नाम क्या है, परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी, इसके लिए k की वैल्यू होती है म्यू नोट अपॉन 4 पाई, इसके लिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो ये 4 पाई कहां से आता है, 4 पाई आता है कि हमारे पास कोई पॉइंट है उसके अराउंड सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल होता है 4 पाई, ठीक है, मतलब 3 डायमेंशन में एंगल, 2 पाई तो कितना होता है प्लेन में, और अगर वहीं पर आप 3 डायमेंशन में एंगल लोगे तो वो पूरा जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, कौन देखा है, कोन में जो पूरा एंगल बनता है वो क्या होता है, 4 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर वो 4 पाई तो इस वजह से आता है, और ये क्या हो जाएगा, म्यू नोट परमिएबिलिटी इसके लिए और एप्सिलॉन नोट परमिटिविटी इसके लिए, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है दोनों की, ठीक है, डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के, अभी हमने देखी ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो बोर्ड में था, मैग्नेटिक फील्ड क्या था, बोर्ड के परपेंडिकुलर, और इसकी डायरेक्शन होती है अलोंग, डायरेक्शन अलोंग आर, ठीक है, देखी होगी कभी भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है प्लस माइनस, तो ये यहाँ पर अगर चार्ज पार्टिकल है तो वो भी ऐसे ही मूव करेगा, मतलब इसकी जो डायरेक्शन होती है मूवमेंट की वो इसी के अलोंग होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में, परमिएबिलिटी के बारे में, ठीक है, डिपेंडेंसी कंप्लीट हो गई है, एक बार सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज फिर से देख लेते हैं, जो सिमिलैरिटीज हैं उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज है, कुलाम्स लॉ और इसके बीच में, तो क्या क्या सिमिलैरिटीज है भाई, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ठीक है, इनवर्स के स्क्वायर पर, डिस्टेंस का जो है उसके स्क्वायर के इनवर्स पर डिपेंड करते हैं, दोनों ही क्या है हमारे पास, दोनों ही लॉ एक के लिए लीनियर है, ठीक है, दोनों ही ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी लीनियर होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या होता है, लीनियर होता है। तीसरा क्या है हमारे पास, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि अगर आप और सोर्स ले आओगे तो सबकी वजह से फील्ड एडअप होता चला जाएगा, दोनों ही लॉन्ग रेंज फोर्सेज हैं, ठीक है। अब डिसिमिलैरिटीज अगर हम देखें तो इसके लिए जो सोर्स है वो क्या है, आइडियल, मतलब उसकी कुछ लेंथ होना जरूरी है, अगर लेंथ नहीं होगी तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, बट इसके लिए जो सोर्स है वो कैसा है, पॉइंट सोर्स है, उसके लिए लेंथ होनी जरूरी नहीं है। ये जो है यहाँ पर हमारे पास, इसके लिए जो स्पेस के लिए जो हमारा पैरामीटर हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, म्यू नोट, एंड दैट इज परमिएबिलिटी, और इसके लिए क्या यूज करते हैं, एप्सिलॉन नोट, दैट इज परमिएबिलिटी, ठीक है। ये है हमारे पास डायरेक्शन, इसमें जो होती है वो क्या होती है,
परपेंडिकुलर होती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के, और इसमें जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो पैरेलल होती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के। आई थिंक बायोट-सावर्ट्स लॉ अच्छे से क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। यूनिट्स कन्वर्जन में क्या था, 1 टेस्ला किसके बराबर होता है, 1 वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर। किसकी यूनिट होती है दोनों ही, मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की आज तक आपने 2 यूनिट देखी थी, टेस्ला एंड गॉस, दोनों में क्या रिलेशन था। और अब हमारे पास हो गया 1 वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास टेस्ला, गॉस एंड 1 वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर। ओके, क्लियर है आई थिंक। नेक्स्ट कल हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एंड परमिएबिलिटी।